हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट के सिलेबस से भौतिक विज्ञान खंड खा का इकाई 1 जो प्रकाश की पढ़ा रहे थे, आज उसमें भाग 3 पढ़ाएंगे। भाग 3 में पढ़ने से पहले भाग 2 में मैंने एक हेडिंग पढ़ाई थी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, जिसमें से मैंने आपको कई हेडिंग पढ़ाई थी, लेकिन एक हेडिंग इसमें और है जिसका नाम है जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना। इससे पहले मैंने भाग 2 में आपको पीडीएफ भी नहीं दे सका, लेकिन आज भाग 3 पढ़ाने के बाद भाग 3 भी पढ़ाएंगे। भाग 2 और भाग 3 का पीडीएफ भी लोड कर देंगे। उम्मीद है आप इसका नोट अच्छी तरह से बनाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। हेडिंग ये है, जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना। ये एक पात्र है, पात्र में जल भरा हुआ है और इसके अंदर एक वायु का बुलबुला है, दिखाई दे रहा है। मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें एक पात्र लिया है, इस पात्र में जल भरा है और जल के अंदर वायु का एक क्या है, बुलबुला है। इस बुलबुले पर आपतित प्रकाश की किरणें आ रही हैं और बुलबुले से परावर्तित होकर के वायु में बाहर जा रही हैं। इसे बाहर से क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। ठीक, अब लिखेंगे क्या, इस तथ्य को थोड़ा ध्यान देंगे। जल अथवा कांच में वायु का जो बुलबुला होता है, उसे वायु में से एक विशेष स्थिति में देखने पर वह चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या मैंने बताया, एक बार और, जल अथवा कांच में स्थित जो वायु का बुलबुला होता है, उसे वायु में से देखने पर एक विशेष स्थिति पर वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? जब प्रकाश की किरणें जल से भरे हुए पात्र में प्रवेश करती हैं तो वायु के बुलबुले से टकराकर जल से होती हुई वायु में बाहर निकल जाती है। ऐसी स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। इस स्थिति में प्रकाश की किरणें वायु में बाहर चली आती हैं, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और यही कारण है जिससे हमें वायु का बुलबुला कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको अगली हेडिंग बताएंगे। उस हेडिंग में ये रहेगा, जल में स्थित जो प्रकाश स्रोत या प्रकाश क्षेत्र है अथवा मछली के द्वारा जो प्रेक्षित विश्व है वो कैसा होता है। दूसरी हेडिंग मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी हेडिंग, चलिए दूसरी हेडिंग है, जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व क्या है। ए है, जल के अंदर स्थित एक प्रकाश स्रोत है का प्रकाश क्षेत्र
अथवा मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व क्या है उसके विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें मैं सबसे पहले एक फिगर बनाऊंगा। ये देखिए जल हो गया, जल बना दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है। इस जल के अंदर एक प्रकाश स्रोत हो गया, एक प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत जो होता है, जल के अंदर जो प्रकाश स्रोत होता है, वह प्रकाश स्रोत जो होता है, उस प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र जो होता है वो शंक्वाकार होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जल है, जल के अंदर एक प्रकाश ये स्रोत हो गया। ये प्रकाश स्रोत जो होता है, जल के अंदर से जो प्रकाश क्षेत्र बनाता है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार। ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया शंक्वाकार क्षेत्र। क्या हो गया? शंक्वाकार एक क्षेत्र हो गया। देखिए कैसा क्षेत्र हो गया? शंक्वाकार क्षेत्र हो गया। शंक्वाकार क्षेत्र में ये ध्यान देंगे, यहां पर ये अभिलंब हो गया, यहां पर भी ये अभिलंब हो गया। शंक्वाकार क्षेत्र तो हुआ, लेकिन शंक्वाकार क्षेत्र जो होता है ऊपर एक गोला बनता है जिसकी त्रिज्या मैंने क्या ले ली? आर। ये क्या हो गई? त्रिज्या आर। जहां स्रोत है उस स्रोत से जल के शीर्ष की ऊंचाई ये क्या हो गई? एच हो गई, स्मॉल एच हो गई। एक चीज और शर्त बता दें, जल के अंदर स्थित जो प्रकाश स्रोत होता है, उस प्रकाश स्रोत के द्वारा जो प्रकाश क्षेत्र होता है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार। जिसका अर्ध शीर्ष कोण, जिसका अर्ध शीर्ष कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण सी के क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको इसमें लिखना है। फिगर समझ में आ गया होगा। एक बार फिगर समझा दे रहे हैं, तब मछली के द्वारा प्रेक्षित जो विश्व है, जो उसका सूत्र है, वो मैं आप लोगों को निगमन से बताऊंगा। जल के अंदर एक प्रकाश स्रोत हो गया। ये प्रकाश स्रोत प्रकाश उत्पन्न करेगा। जब ये प्रकाश उत्पन्न करेगा तो इसका एक क्षेत्र बनेगा। इसका जो क्षेत्र होता है बेटा वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार। जिसका अर्ध शीर्ष कोण होता है, ये पूरा कोण है ना, इसका अर्ध शीर्ष जो कोण होता है, ये है शीर्ष इसका, यही है ना, इसका अर्ध शीर्ष कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण सी के क्या होता है? बराबर होता है। अब गणना आपको दिखा देते हैं, गणना कैसे करनी है। गणना ध्यान देंगे। कैलकुलेशन क्या है इसका? यही हम पढ़े हैं त्रिकोणमिति में साइन थीटा। क्या पढ़े हैं? साइन थीटा। साइन थीटा हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण पढ़ा है। लंब बटे क्या पढ़ा है? कर्ण पढ़ा है। साइन थीटा हमने लंब बटे कर्ण पढ़ा है। लेकिन एक चीज आपको ये बतानी है, गणना से पहले पाइथागोरस प्रमेय से ये ध्यान देना, ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है? लंब है। ये आधार, ये लंब और समकोण के सामने की भुजा ये क्या हो गई? कर्ण।
तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पहले उसको ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पढ़े हो, कक्षा 9 में ही ऐसी चीजें पढ़ाई गई हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। अब देखिए कर्ण इसमें क्या है, आपका नाम दे देते हैं, ए बी, ए हो गया प्रकाश स्रोत ओ, ए ओ आपको निकालना है। ए ओ का वर्ग, लंब क्या है बी ओ का वर्ग, आधार क्या है आपका ए बी का वर्ग। ए ओ आपको निकालना अभी, बी ओ क्या है ए एच का वर्ग प्लस ए बी क्या है आर है, आर का वर्ग हो गया। कर्ण हटेगा, ए ओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आया समझ में? कर्ण ए ओ है, अंडर रूट में इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना आया समझ में? अब गणना करिए, कौन सा कोण निकालेंगे, सी कोण। इसमें थोड़ा सा फिगर को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये देखिए फिगर हो गया, ये आपका बी है, ये ए है, और ये आपका ओ है, और ये सी है। कोण सी निकालना है। कोण सी के लिए ए वाली भुजा जो होगी, कोण सी के लिए लंब हो जाएगा, और ए ओ भी जो है वो क्या बन जाएगा भैया, आधार बन जाएगा। ए बी जो हो जाएगा वो लंब रहेगा, और ये क्या है आपका कर्ण है। इतना समझ में आया? ये फिगर को मैंने यहां से ए बी ओ को केवल ऐसे सीधे उठा के पलट दिया, तो ये दिखाना था ये कर्ण है, कर्ण अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का वर्ग, जो आधार है होए ओ एच हो जाएगा, जो आधार था आर ओ लंब हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आई है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही ना, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हमको ए कोण निकालना है, तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी, लंब क्या है, लंब क्या है इसमें आर है, और कर्ण क्या ए, आर बटे, अरे भाई इसके लिए लंब हो गया ना जो आधार था, कोण सी के लिए जो आधार था वो लंब हो जाएगा, जो लंब है बेटा वो आधार हो जाएगा जब शीर्ष कोण निकालेंगे तब। अब साइन सी निकालना है। साइन सी वाले के लिए ए भुजा जो आर है, इसकी लंबाई सॉरी ए बी है, इसकी लंबाई आर है, तो लंब की जगह आर हो गया। कर्ण क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक चीज हम और पढ़े हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1/sin c पढ़े हैं, यही ना? n बराबर क्या पढ़े हैं, 1/sin c। तो sin c बराबर क्या होगा, ये चीज ध्यान देना, 1/n होगा।
दिखाई दे रहा ना। अब यहाँ जो साइन सी है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, n, 1/n बराबर r बटे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इतना आया समझ में। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 1/n का वर्ग हो गया बराबर r बटे अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r का वर्ग। इसका भी वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया। इतना समझ में आया। इधर मिटा दे रहे हैं अब समझाने के लिए, शायद आप लोगों ने देखा होगा। एक बार फिर से यही चीज समझा दे रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली के द्वारा प्रेक्षित विश्व, ये फिगर था। जल के अंदर एक प्रकाश स्रोत है, जल के अंदर स्थित जो प्रकाश स्रोत होता है उस प्रकाश स्रोत के द्वारा जो प्रकाश क्षेत्र होता है, प्रकाश क्षेत्र जो होता है वो शंक्वाकार होता है, जिसका अर्ध शीर्ष कोण जो होता है ये शंक्वाधार वाला कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण सी के बराबर होता है। अब ये फिगर बना था, फिगर में मान लीजिए प्रकाश स्रोत से शीर्ष की ऊंचाई h है और यहाँ एक वृत्त बना, उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। ये आपको क्या करना है, कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय हम आपको पढ़ाए हैं, हाई स्कूल में पढ़े होंगे मैथ वाले। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब a है, a o माना गया है और a b आधार माना गया है, b o आपका लंब है। यहाँ से a o का वर्ग, b o h है तो h का वर्ग, a b r है तो r का वर्ग। फिर इसके बाद a o वर्ग है, वर्ग घटेगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में। कर्ण आपका कितना आ गया, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसके बाद साइन सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, ये चीज ध्यान देंगे। कोण शीर्ष के लिए जो आधार है वो लंब हो जाएगा, जो लंब है वो आधार हो जाएगा, यही ना। तो साइन सी बराबर r बटे अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्रांतिक कोण की स्थिति के लिए हाई स्कूल में एक निगमन था, फार्मूला क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध n बराबर 1/sin c पढ़ाया गया है और sin c निकालेंगे 1/n हो जाएगा। sin c की जगह 1/n रखेंगे बराबर स्मॉल r बटे अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 1/n का भी वर्ग करिए और इसको हल करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1/n स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया और वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, इस वर्ग से ये वर्गमूल कटेगा तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया। त्रियक गुणा कर दीजिए, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर n का वर्ग इंटू r का वर्ग। आया त्रियक गुणा करना, h का वर्ग प्लस r स्क्वायर एक में गुणा हो गया, n का वर्ग r स्क्वायर में गुणा हो गया। अब शायद दिक्कत ना हो क्योंकि त्रियक गुणा करना आता है। a बराबर या समता का चिन्ह है, इसमें त्रियक गुणा तो करते हैं लेकिन हर का गुणा नहीं करते हैं,
उसे छोड़ देते हैं। अब चलिए कुछ चीज़ों को इधर उधर ले जाइए। ये एच स्क्वायर है, ये प्लस में है, बराबर चिन्ह के उस बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर। ए एन स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, ये प्लस आर स्क्वायर है, प्लस वाला बराबर चिन्ह के उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में एन का वर्ग आर का वर्ग माइनस आर स्क्वायर। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, बचेगा क्या, एन स्क्वायर माइनस 1। अब एक चीज ध्यान देना, ये चीज गुणे में है ना, आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर इधर आर स्क्वायर बचेगा। हमको आर निकालना है, दिखाई दे रहा है, आर बराबर होगा, ये वर्ग हटेगा तो पूरा वर्गमूल में हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस 1। अब नीचे लिखें, समझ में आएगा, आर बराबर एच स्क्वायर का वर्गमूल एच, एन स्क्वायर माइनस 1, ये दो पद है इसलिए इसको आप वर्गमूल में कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस 1। यही फार्मूला हो गया, प्रेक्षित विश्व हो गया, प्रेक्षित विश्व आर बराबर एच अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना, जहां एच प्रकाश स्रोत दिखाया गया था, प्रकाश स्रोत से जल की जो गहराई है वो स्मॉल एच है, एन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक था, ये बताया गया था, स्मॉल आर जल के पृष्ठ पर बने वृत्त की त्रिज्या है, जल के पृष्ठ पर बने वृत्त की त्रिज्या आर है, जल के सापेक्ष यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक स्मॉल एन होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया इसमें कि एच क्या है, जल के अंदर स्थित प्रकाश स्रोत जो है उसकी सतह से गहराई व्यक्त किया। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगली हेडिंग एक और बचती है, इसमें प्रकाशिक तंतु क्या है उसे ध्यान से देख लीजिए, शायद दिक्कत ना हो, उसकी रचना भी आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग उसे। चलिए देखिए, प्रकाशिक तंतु का सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये प्रकाशिक तंतु है, इस प्रकाशिक तंतु का ये फिगर देख लीजिए, क्या है फिगर इसका, थोड़ा तिरछा तो नहीं है, चलिए थोड़ा चौड़ा पतला होगा, इसे आप सही कर लेंगे। प्रकाशिक तंतु का ये फिगर है, ये सघन है, क्या है, सघन है, और ऊपर वाला माध्यम क्या बेटा, विरल, विरल सघन है और क्या है, विरल है, अंदर वाला भाग सघन है और बाहर वाला भाग विरल है। इस पे जिस पदार्थ का लेपन किया गया है उसका अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर क्या है 1.5।
जो अंदर का है उसका अपवर्तनांक 1.7 है, जिसका अपवर्तनांक कितना बेटा 1.7। फिगर में दिक्कत तो नहीं होगी। ये है क्रोड, क्या है क्रोड, आया समझ में? शायद दिक्कत ना हो। फिगर यही है, इसको आप सिस्टम से पढ़ेंगे क्या क्या है। पहले प्रकाशिक तंतु क्या होता है उसके विषय में, फिर इसकी रचना, फिर इसका उपयोग क्या कहाँ होता है उसके विषय में। पहले प्रकाशिक तंतु क्या है थोड़ा ध्यान देखिए। पहले प्रकाशिक तंतु क्या होता है ध्यान से। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है, या ऐसे कह सकते हैं प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। क्या आया समझ में? कुछ आया? फिर से एक बार ध्यान देना। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के भेजते हैं। एक बार और सुन लीजिए। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के भेजते हैं। ये हो गया। रचना देखिए इसकी, प्रकाशिक तंतु के विषय में हो गया। इसकी रचना क्या है जरा इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। प्रकाशिक तंतु इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। एक बार इसकी परिभाषा को रिपीट कर दे रहे हैं। प्रकाशिक तंतु होता क्या है? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के भेजते हैं। इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। रचना क्या है थोड़ा ध्यान से। या प्लास्टिक या क्वार्टज का एक बेलनाकार पाइप होता है। प्लास्टिक या क्वार्टज धातु का एक बेलनाकार पाइप होता है जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है और इस पाइप का व्यास 10⁻⁴ मीटर होता है। इस पाइप पर द्रव का लेपन होता है। जिस पदार्थ का लेपन होता है उसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। रचना को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये जो प्रकाशिक तंतु होता क्या है? या एक बेलना या प्लास्टिक या क्वार्टज का एक बेलनाकार पाइप होता है जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। इसका व्यास, जो ये पाइप है उसका व्यास 10⁻⁴ मीटर होता है। इस पर जिस पदार्थ का लेपन होता है उसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। रचना हो गई थी, मैंने आपको बताया। नई लाइन से रचना में लिखेंगे। क्या होगा? जब प्रकाश की किरण तंतु के सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है तो यह तंतु के भीतर
अपवर्तित होकर बड़े कोण पर, क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से। जब प्रकाश की किरण तंतु के एक सिरे पर छोटे कोणों पर आपतित होता है तो यह अपवर्तित होकर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है तो यह पूर्ण परावर्तित होकर उस तंतु के भीतर बार बार अपवर्तित होता रहता है और अंत में नली के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब है प्रकाशिक तंतु का उपयोग। प्रकाशिक तंतु का उपयोग पहला है सजावट में। किसमें? सजावट में। अरे भाई, घर में शादी विवाह होते हैं, माहौल उत्पन्न होता है तो उसमें सजावट में लगते हैं। दूसरा है चिकित्सा क्षेत्र में होता है सजावट में, चिकित्सा क्षेत्र में, संचार प्रणाली में, विद्युत संकेतों में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। उसका उपयोग क्या था? सजावट में, चिकित्सा क्षेत्र में, इसके बाद संचार प्रणाली में, फिर इसके बाद विद्युत संकेतों में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। आज के लिए बस इतना ही। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जितनी भी घटनाएं थी इस भाग 3 में समाप्त हुई। आज मैं भाग 3 का वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो में आपको PDF भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप नोट बना लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब चौथे भाग में निगमन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित कई उपयोग हैं। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताया जाएगा, एक उत्तल पर और एक अवतल पर। आज के लिए इतना ही बस। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।